जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैथ स्टार्ट करेंगे और नंबर सिस्टम से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा लोगों को एसएससी जीडी का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और हम लोग क्या करेंगे, आरपीएफ के फॉर्म भरे हुए हैं। तो हम लोग मैथ को देखेंगे। आरपीएफ और एसएससी जीडी जो है लगभग वैसे ही होंगे, थोड़ा सा लेवल का फर्क हो केवल क्वेश्चनों का, और मैथ तो वैसे ही आएगी। एसएससी जीडी में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और आरपीएफ या आरपीएफ एसआई में जो हैं आपके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उनको हम ध्यान में रखते हुए अपना देखेंगे, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। और आज हम बिल्कुल बेसिक क्लास रखेंगे, धीरे धीरे करके अपना लेवल उठाते रहेंगे और जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे एक लेवल ऊपर का ही हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक चीजें क्या होती हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति तो देखेंगे, उसमें क्या होता है। पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो याद रखना, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 डैश डैश, ये संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन आता है पूर्ण संख्याएं, तो हम कहते हैं कि यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, इसी में जीरो को शामिल कर लिया जाए, तो संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। कैसी संख्या हो जाती हैं, बोलेंगे पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। बात आती है सम संख्या। सम संख्या की जब बात आती है तो सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। बात आती है आगे विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याओं की जब बात आती है, विषम संख्या की जब बात आएगी तो बोलेंगे 1 3 5 7, ऐसे करके हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आगे 9 आ जाएगी। और जब अभाज्य संख्या की बात आती है, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ स्वयं से कटे या फिर एक से कटे। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटेगी या फिर एक से कटेगी, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बात आती है आगे, इसमें आपसे पूछेगा सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सह अभाज्य संख्याएं आपको मालूम होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 हो। जैसे बोल दिया जाए 2 और 3 क्या सह अभाज्य संख्याएं हैं, या आगे बोल दिया जाए 5 7 क्या हैं, आगे कहते हैं 4 और 6 क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इनमें कौन कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं, तो जिनका HCF क्या हो, 1 हो, जिनका HCF क्या हो, 1 हो, वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं तो 1 है, तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ देखेंगे 2 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, तो ये सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। आगे देखेंगे कि 2 और 4 में तो हमारा HCF तो हो पा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो बताएंगे 2 3 जो एक ब्रैकेट में दिया ये सहअभाज्य संख्या है, और 5 और 7 हमारी सहअभाज्य संख्या है। दोस्तों, इसी में आता है परिमेय और अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन पूछता है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में देखेंगे जैसे 2/3, 4/5, 6/7, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन यहीं पे आपसे बोल दिया जाए √2 क्या एक परिमेय संख्या है, तो कहेंगे आप कि जो संख्याएं रूट से मुक्त नहीं हो पाती हैं, जो संख्याएं रूट से मुक्त नहीं हो पाती हैं
वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे इसको हम एक नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो याद रखना अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय अपरिमेय 2 हो गया, रूट का 5 हो गया, रूट का 12 हो गया, रूट का 18 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पाई का जो मान होता है और पाई एक कैसी संख्या है, तो बोलेंगे हम पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान है 22/7 ये कैसी संख्या है, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। दोस्तों बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहे हैं क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। इसी में दोस्तों बात आती है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान को क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। जैसे कह दिया जाए 2 3 4 5, इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या कह दिया जाए 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सीधे से आपको करना क्या है, 3 लिख लेना है, 3 के बाद काउंट करना है कितने अंक हैं। ठीक है, 1 और 2 अंक हैं तो 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है, यही होता है स्थानीय मान। अब यहाँ पे आपसे कह दिया जाए, जैसे लिखा हुआ है 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बोलेंगे लिखेंगे 6 और 6 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं तो 2 जीरो लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि स्थानीय मान जिस अंक का नाम लेता है उस अंक को लिख लेते हैं, बाकी उसके बाद में हम देखते हैं कितने जीरो हैं, मतलब अंक हैं उतने ही जीरो लिख देते हैं। चलिए जैसे आपको देखते हैं हम, स्थानीय मान तो सभी लोग निकाल लेंगे। अब जातीय मान क्या होता है देख लेंगे। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान की जब बात करी जाएगी, जैसे कह दिया 6 3 5 4 में कह दिया जाएगा आपसे कि 3 का जातीय मान क्या होगा, मतलब फेस वैल्यू। आपको याद रखना है कि हमारा जातीय मान तो चेंज होता रहता है, मतलब स्थानीय मान चेंज होता रहता है, हमारा प्लेस वैल्यू चेंज होता है, लेकिन हमारा जातीय मान चेंज नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है, फेस वैल्यू जो होती चेंज नहीं होती, हमारा चेहरा कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, हम स्थानीय मान प्लेस वैल्यू तो चेंज होता है, क्योंकि हम आज यहाँ हैं कल कहीं दूसरी जगह होंगे तो ये चेंज होता रहता है, लेकिन फेस वैल्यू चेंज नहीं होता, मतलब जातीय मान क्या होगा, 3। तो जिस अंक का नाम लिया जाए, क्या, जिस अंक का नाम लिया जाए वह संख्या स्वयं ही अपना जातीय मान हो जाती है। तो ठीक है, तो याद रखना इसको कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। आगे बात आती है बच्चा, बेसिक क्वेश्चन है, हम आज ये बिल्कुल बेसिक क्लास होगी, और इसके बाद क्या होगा कि कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले ये सब क्वेश्चन जानने से पहले हमको बेसिक चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन कराएं और वहां पे जब बेसिक चीजों की बात आती है तो आप ना कर पाए। ठीक है, तो याद रखना। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो बताएंगे अभाज्य संख्या की जब बात आती है तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 होती है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या जब बात करें तो हम क्या बताएंगे कि हमारा 4 होता है। ठीक है, आपसे पूछता है एक इसी में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे निकाली जाती है। जब सबसे बड़ी संख्या कहेगा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9, क्या होती है, 9 हो जाएगी, और 2 अंक की 99, 3 अंक की 999। बड़ी तो बहुत आसान होती है, कहने का तात्पर्य जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा उतने ही हम 9 लिख लेते हैं। लेकिन अब जैसे कह दिया जाए कि तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब 3 लिखा कह रहा है ना, तो आपको 1 लिखना है, और जितना कहे 3 कहा है
एक कम करके उतने जीरो लिख देंगे। 3 कहाँ है तो एक कम करके जीरो, मतलब 2 जीरो लिख देंगे। यही हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहे तो एक अपनी तरफ से लिखेंगे, 5 बोला है तो 5 में एक कम करेंगे 4, इसका मतलब हम 4 जीरो लिख देंगे। तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेगा तब क्या करेंगे, एक अपनी तरफ से लिखेंगे और 6 अंकों की कह रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, 6 में एक कम कर देंगे, कितना बचेगा 5, तो 5 जीरो हम अपने आप से यहाँ लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाल पाएंगे आसानी से। दोस्तों अब इसी में आता है कि अभाज्य संख्या, सम संख्या, गुणनफल में जब पूछता है तो यहां आप देखेंगे, आपको जैसे मैं दे दूं 3600, 3600 में आपको दिया है और आपसे पूछ लें कि सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम कितने होंगे, कुल कितने होंगे और अभाज्य कितने होंगे। क्या पूछ रहा है, गुणनखंड। यहां से क्वेश्चन रेलवे में तो बनता ही बनता है और एसएससी जीडी में तो भी बनता है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे निकालते हैं इनको हम। क्या क्या पूछ सकता है आपसे, या तो पूछेगा कुल गुणनखंड कितने होते हैं, या सम गुणनखंड कितने होते हैं, विषम गुणनखंड कितने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम 3600 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 8 16, 2 जीरो लिखेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर देखेंगे यहाँ 2 से, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 पची 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पची 15, फिर 5 से काट लेंगे, 5 पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 के 5। तो यहाँ पे देखेंगे जोड़ा इतने बन रहे हैं, ये इतना बन रहा है, इतना बन रहा है। इनको लिखते कैसे हैं, यहाँ लिखेंगे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे कि 4। ठीक है, आगे देखेंगे 3 कितने बार आया है, तो 3 1 और 2 2 बार आया है। ठीक है, 5 कितने बार आया है, तो लिखेंगे 5 की पावर 2 2 बार आया है। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब जब आपसे कहे कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो कुल गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कुल गुणनखंड। जब बात आती है कुल गुणनखंड की, तो कुल के लिए हम क्या करते हैं, कुल गुणनखंड के लिए ध्यान देना, सभी की पावर में हम एक एक जोड़कर लिख देते हैं। 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे, गुणे 2 है, 2 में हम 1 जोड़ेंगे, आगे फिर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ देखेंगे हो जाएगा 5, यहाँ देखेंगे 3, यहाँ देखेंगे 3, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 से 15, 15 तिया 45। तो हमारे जो कुल गुणनखंड होंगे कितने होंगे, 45। अब आपसे कह दिया जाए सम गुणनखंड, सम गुणनखंड की बात आएगी तो सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आपको देखना जब सम की बात करता है तो सम की पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सम की पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 4 लिख देंगे, बाकी की पावरों में एक एक हम जोड़ देंगे। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ भी 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, ये गुणा में करके ले लेंगे, तो 3 3 9, गुणा कर लेंगे इसको, 4 3 12, 12 तिया 36। ठीक है, 4 3 12, गुणा कर लेंगे, 4 3 12, 12 तिया 36। तो ये हमारा क्या हो गया, सम गुणनखंड। अब बात आती है विषम गुणनखंड की। जब विषम गुणनखंड आपसे पूछे तो क्या करना है, इस सम से कोई नाता नहीं रखना है। क्या रखना,
सम से कोई नाता नहीं रखना है और विषम में एक एक जोड़ना। सम से नाता तोड़ो, बाकी में एक एक जोड़ो। चलिए, तो सम से कोई मतलब नहीं है, तो 3 की पावर कितना, 2, तो 2 में एक जोड़ो तो कितना हो जाएगा, आगे भी 2 में एक जोड़ो, यहां देखेंगे 3 गुणे 3, 3 तरह के कितना हो जाएगा 9। तो हम बोलेंगे कितना आ जाएगा हमारा विषम गुणनखंड 9। अब एक चीज याद रखना, अगर को इन दोनों संख्याओं का योग करने के बाद ये पुनः प्राप्त हो जाए, क्या सम और विषम का योग करने पे पुनः ये संख्या हमारी जो कुल वाली प्राप्त हो जाए, तो मान लेना हमारा आंसर सही है। अगर को नहीं मैच हुआ तो बिल्कुल गलत क्वेश्चन है फिर हमारा, ठीक है। तो क्या 36 और 9 जोड़ेंगे तो क्या 45 हमारा आएगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही है, हमारा दोनों को जोड़ने के बाद 45 आ रहा है, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसी में एक चीज पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य। तो बच्चा अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, अभाज्य के लिए हम देखते हैं कि यहाँ जो बेस है ना, बेस, ये अभाज्य होने चाहिए। पावर कुछ भी हो, पावर से नहीं मतलब है हमको, हमें केवल मतलब है तो किससे, ये बेस से मतलब है। ये बेस हमारा क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। नहीं है तो क्या करेंगे, फिर बनाएंगे अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, बराबर है, एक तरीके से क्या है, अभाज्य है, ठीक है। तो जब अभाज्य हो बेस हमारा, तो सीधे से क्या करना होता है, घातों को आपस में हम केवल जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, आपस में घातों को जोड़ देते हैं। यहां देखेंगे 4 2 6 2 8, तो अभाज्य कितने हो जाएंगे, बोलेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की जब बात आएगी तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। चलिए दोस्तों, आगे बात आती है यन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए आता है, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यन प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए सूत्र होता है प्रथम पद, प्रथम नहीं, आप प्रथम कह सकते हैं, अंतिम से कह लें पहले ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो सूत्र होता है आगे पीछे करके लिख सकते हैं, अंतिम संख्या क्या लिख सकते हैं, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब n। तो सूत्र क्या होता है n प्राकृतिक संख्याओं के योग का, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। अब यहां पे आता है पदों की संख्या n कैसे निकालते हैं, n, ये जो n आ रहा पदों की संख्या से गुणा किया जाता है, तो ये n कैसे निकलता है, n निकालने के लिए सूत्र होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वांतर प्लस 1। अब बात आती सार्वांतर क्या होता है, देखना यहीं पे कि सार्वांतर कहां से पाएंगे हम। सार्वांतर का मतलब जैसे दिया रहेगा 2 4 6 8 ऐसे करके 80 तक। तो सार्वांतर क्या होगा, इन पदों के बीच में जो अंतर आएगा ना, इसे ही क्या कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं। तो रख देंगे, अपना हमारा क्या हो जाएगा, निकल आएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे देते हैं कि पूछ लेता है आपसे, पूछता है कि 2 4 6 8 डैश 60 पदों का योगफल क्या होगा, पदों का योगफल क्या होगा, तो इसे हम कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे
निकाल के देखिए आप लोग। यहां पे निकालना है, तभी हमने सूत्र बताया क्या, अंतिम पद प्लस प्रथम पद। अंतिम पद कितना है 60 प्लस प्रथम पद कितना है 2 बटे क्या होता है सार्वंतर। बटे क्या होता है यहाँ सार्वंतर, ये तो ये निकल गया। यहाँ क्या होता है 2 गुणे पदों की संख्या क्या होगी। अब देखेंगे यहाँ पे पदों की संख्या, ये तो 60 है तो 2 से स्टार्ट हुआ है और एक एक छोड़ करके आ रहा है, तो इसमें 20 जो हमारी 30 संख्या होंगी सम होंगी और 30 भी सम होंगी, तो n क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। या फिर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल लें। सूत्र क्या होता है अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 60 माइनस होता है प्रथम पद है 2 बटे होता है सार्वांतर। सार्वांतर यहाँ कितने का अंतर है 2 2 का, यहाँ रखेंगे 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 58 बटे 2। 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और दूनी 18 और एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30। चाहे तो आप इस प्रकार से भी निकाल लेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली। यहाँ काट देंगे, काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ कितना हो जाएगा ये हमारा 62। 62 गुणे 15 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 दूना 30, 3 आएगा, 15 छक्का 90, 90 3 93, तो 930 क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना, इसी प्रकार से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना। अगले टाइप का क्वेश्चन तब तक हम लोग देखते हैं। आगे पूछता है आपसे 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग क्या होता है। मतलब क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, ये क्यूब रहता है, वर्ग ही रहेगा, वर्ग पूछा ना, 2 का 3 का डैश डैश n का। तो इसके लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान में 6। याद रखना सूत्र क्या होता है 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग बराबर सूत्र होता है। क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा तो सूत्रों का योग बराबर सूत्र होता है योग का, सूत्र होता है आपका n प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे 6। तो क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाता है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन रहता है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 80 का स्क्वायर। इसके लिए पूछेगा का योग क्या होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, योग निकालना है तो देखेंगे n कितना है 80 है, कितना है 80 है, तो यहाँ रखेंगे 80 सूत्र में गुणे n प्लस 1 80 में एक जोड़ो 81, यहाँ पे 2 80 गुणे 2 करोगे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 160 और एक जोड़ दो तो 161 बटे क्या करना है ये 6 करना सूत्र वाला। ठीक है, अब यहाँ से काट देंगे हम, 3 से काटेंगे इसको 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 2 बचेगा 3 सत्ते 21। अब यहाँ से काट देंगे इसको 2 से तो ये 40 बार में कट जाएगा, तो 40 गुणे 27 गुणे 161 करने पे आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ गुणा कर सकते हैं आप, थोड़ा सा गुणा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो याद रखना कितना आएगा 173, कितना है गुणा कर लेना आप लोग 173 88 ठीक है 1,73,880 आपका क्या आएगा आंसर आएगा, 1,73,880 आपका आंसर आ जाएगा गुणा करने पे। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग, इसी में क्वेश्चन बनता है, क्या होता है क्वेश्चन जब घन का पूछ लेता है घन क्या होगा। तो देखेंगे घन में क्या होता है, घन में क्वेश्चन कैसे पूछता है,
1 से n तक के घन पूछेगा सर, ठीक है। 1 से n तक के घन का पूछेगा, तब कैसे बताएंगे उनको हम। दोस्तों यहाँ पूछता है घनों का योग क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से अभी हम योग का सूत्र निकाले थे, किसका, योग का सूत्र निकाले थे, सूत्र क्या हुआ था उसका, योग का n+1, क्या होता सूत्र, n+1 होता है, n+1/2 का क्या कर देंगे, यहाँ पे केवल होल स्क्वायर कर देते हैं, बाकी और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे से n+1/2 और फिर पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। आप इससे घन वाले का निकाल लेंगे आसानी से। तो दोस्तों लाइट चली गई है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आगे क्लास हम कंटिन्यू करेंगे कल से। आज बिल्कुल हमने बेसिक चीज़ें बताई है, कल से आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आगे आने की संभावनाएं हैं हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम कंटिन्यू आप लोगों को पूरा मैथ बेसिक से हाई लेवल तक पूरी मैथ कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ, पूरी मैथ करा दूंगा, ठीक है। केवल सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग यदि साथ बने रहेंगे हमारे, तो हमें अच्छा लगेगा पढ़ाने में और मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपको धीरे धीरे करके बिल्कुल बेसिक से पूरा मैथ, जितना भी मैथ आती है आपके आरपीएफ में और एसएससी जीडी में, हर एक टॉपिक, कुछ टॉपिक जो हैं कि आरपीएफ में भिन्न हैं तो उनको हम बाद में करा देंगे, और एसएससी जीडी में कुछ कम टॉपिक आते हैं, तो उसी हिसाब से हम पूरे टॉपिक वाइज आपको कराने की कोशिश करेंगे और लास्ट में फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।